तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो आज हम जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसके जो बेसिक्स हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ना मेरा आज ना वेबकैम घर पे रह गया, जल्दबाजी में ना मैं वेबकैम लेके आना भूल गया, तो इस वजह से ये ना लैपटॉप का ही कैमरा है, इस वजह से आज थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। बेसिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 चीजों की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। पहला कौन सा है? एवरेज। दूसरा कौन सा है? परसेंटेज। और तीसरा कौन सा है? रेशो। हमें 3 चीजों की नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कौन सा? एवरेज, फिर परसेंटेज और फिर रेशो। अगर आपको ये 3 चीजों की नॉलेज है, आपको पता है कि ये 3 चीजों को किस तरीके से निकाला जाता है, ये 3 चीजें किस तरीके से काम करती हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इसके अंदर काम करते हैं और किस तरीके से इन वैल्यूज को आप क्या करते हो, निकाल सकते हो, तो आप हर तरीके के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से बना सकते हो। दैट इज एज सिंपल एज इट इज। इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से हर तरीके के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बट फर्क क्या होता है कि जब आप एवरेज परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो उनकी अप्रोच एक अलग होती है, और जब उन्हीं चीजों को आप डीआई के अंदर अप्लाई करते हो तो उसकी अप्रोच है वो थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक है जी। जो आप एवरेज और परसेंटेज को एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हो, वहां पर जो अप्रोच होती है वो एक अलग तरीके की अप्रोच होती है। वहीं पे उसी चीज को जब आप डीआई में यूज करते हो तो उसकी जो अप्रोच होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। वो जो अप्रोच हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो थोड़ी अलग अप्रोच हो जाती है। तो अब हमें उसी चीज को समझने की कोशिश करनी है कि वो चीजें किस तरीके से काम करती हैं और हमें किस तरीके से उन चीजों को सीख के डीआई के अंदर अप्लाई करना है। राइट। तो एवरेज हमें पता होना चाहिए, हमें रेशो पता होना चाहिए और हमें परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होती है वो किसकी होती है, वो परसेंटेज की होती है। सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन होती है डीआई में वो आपकी होगी परसेंटेज की। ठीक है। परसेंटेज को बेस बना के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब हर 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 जो आपका सेट आएगा उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके परसेंटेज पे बेस्ड ही होते हैं। ठीक है। उसके जो 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे वो परसेंटेज पे बेस्ड ही होते हैं। तो आपको परसेंटेज को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, फोकस करना है और दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है। अब बेस मेथड आपको आना चाहिए। बेस मेथड मैं आपको नहीं सिखा रहा। ठीक है जी। बेस मेथड हमने पहले भी काफी बार कर लिया है और मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि बेस मेथड क्या होता है, किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेस मेथड की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। बेस मेथड प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, मेरे एंड से सब सही चल रहा है।
बेस मेथड की एप्लीकेशन काफी ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, जैसे ए की वैल्यूज हैं यहां पर, ए की वैल्यूज यहां पर है और इस साइड पे बी की वैल्यूज हैं। तो हमें इन चीजों को अप्लाई करने के लिए, इको हो रही है यार, इको तो नहीं होनी चाहिए वैसे यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, वैसे तो क्लियर ही होगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। तो इनकी एप्लीकेशन करने के लिए हमें चीजों की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, पहली बात तो ये क्लियर है जी। तो ये मेथड आप लोगों को करवाया हुआ है, जिसको नहीं आता वो प्लीज एवरेज की क्लास में जाइए और एवरेज की क्लास में जाके बेस मेथड को सीख लीजिए। अब उसके बाद जो हमें एक चीज यहां पर सीखनी है वो है एवरेज ऑफ डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एवरेज। आपको कुछ क्वेश्चन में ना एक स्टेटमेंट दी रहेगी, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए जी दोनों की एवरेज का डिफरेंस क्या होगा। मतलब दो स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको पूछा जाएगा कि पहले दोनों की एवरेज निकालो, दोनों की एवरेज निकाल के दोनों का डिफरेंस बताओ, ऐसा। अब यहां पर हम गलती क्या करते हैं, हम दोनों की एवरेज निकालने लग जाते हैं, मतलब पहले दोनों का टोटल करेंगे, फिर दोनों की एवरेज लेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे। जबकि मैथ की एक प्रॉपर्टी है जो ये बोलती है कि जो एवरेज का डिफरेंस होता है वही उसके डिफरेंस की एवरेज होती है, वही उसके डिफरेंस की एवरेज होती है, ठीक है जी। जो एवरेज का डिफरेंस होगा वही डिफरेंस की एवरेज होती है। अब ये किस तरीके से काम करता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे ए और इस साइड पे बी, 10, 20, 40, 60, इधर 20, 10, 50 और 70, ऐसी एक स्टेटमेंट दे रही होगी, ठीक है, कोई भी दे रखी होगी, हमें सिर्फ इसको समझने की कोशिश करनी है। आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है और आपसे पूछा है कि ये बताओ कि इन दोनों की एवरेज का डिफरेंस कितना है, इन दोनों की जो एवरेज है उसका डिफरेंस बताइए कि कितना हो। अब उसके लिए क्या कर सकते हो, एक तरीका तो यही है कि पहले आप इन दोनों का टोटल लगाओ, फिर दोनों की एवरेज निकालो और फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, एक तरीका तो ये है। बट जो दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताया कि अगर आप इनका डिफरेंस ले लेते हो और फिर उस डिफरेंस की एवरेज ले लेते हो तो भी आंसर सेम ही आएगा। पहले ऐसे करो, इन दोनों का टोटल लगाओ और एवरेज निकालो दोनों की, और फिर मुझे बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है। 100, 120 और 130, यहां पर 130 आ जाएगा, है ना, 130 आ जाएगा इस साइड पे, और ये 7, 5, 12, 13, 14 और 15, इधर 150 आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20, 20/4, इसका मतलब 5 आना चाहिए, 5 एवरेज आएगी इनके डिफरेंस की, ठीक है जी। ये तो सिंपल तरीका हुआ जिसमें आपने क्या किया, आपने इन दोनों को निकाल लिया, तो आंसर आपने लिख लिया 5 आएगा। बट मैं बोलता हूं कि ये करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना रहता है, उसके लिए ना आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंस लेना होता है। मतलब अगर एक साइड को बढ़ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव ले लो, और दूसरी साइड पे कम हो रहा है तो उसको नेगेटिव ले लो। चलो मैं राइट साइड की तरफ चलता हूं, मतलब मैं राइट साइड पे जो बढ़ेगा उसको लिख लूंगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 10, तो मैंने प्लस का 10 लिख दिया। इसमें कोई फर्क नहीं है, आप माइनस भी लिख सकते हो, इन द एंड आंसर सेम आएगा। इस साइड को अगर लेफ्ट साइड को देखें तो इस साइड पे -10 हो गया ना, देखो इधर से था इधर की तरफ प्लस हो गया,
इधर की तरफ माइनस हो गया, इधर की तरफ 40 और 50 का गैप कितना हो गया, फिर से 10 हो गया, और 60 और 70 का गैप फिर से 10 हो गया। मतलब आपके पास प्लस के 30 हो गए और माइनस के 10 हो गए। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आंसर आ गया, 20 आ गया, और यही 4 से भाग करना था। कितना आसानी से बन गया, कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। यस और नो? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने डिफरेंस ले लेना है। एक साइड को प्लस को ले लो और एक साइड को माइनस का डिफरेंस ले लो। जितना मर्जी जैसा मर्जी क्वेश्चन आया बड़ी आसानी से बना सकते हो। बस फर्क क्या देखना क्या है कि एवरेज ऑफ डिफरेंस पूछा है, तो आप डिफरेंस की एवरेज ले लो, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है और उस डिफरेंस की एवरेज ले लो, आंसर आपका बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्लियर है जी? सर प्लस और माइनस, अरे मतलब यार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख लो, जैसे राइट साइड पे आए, आप ये देख लो जो कोई राइट साइड पे बढ़ेगा उसको हम प्लस लिख देंगे, जो राइट साइड पे कम होगा उसको माइनस लिख देंगे। मतलब अगर आप ऐसे ही मान लो, मैं दोनों साइड पे नहीं लिखता, मैंने राइट साइड की डायरेक्शन पकड़ ली कि राइट में जो बढ़ेगा वो प्लस लिखूंगा, ये बढ़ रहा था तो प्लस लिख दिया, ये कम हो रहा था तो माइनस लिख दिया, ये भी बढ़ रहा था तो प्लस लिख दिया, ये भी बढ़ रहा था तो प्लस लिख दिया। मतलब आप एक ही साइड पे लिख सकते हो, बस ये है कि जो डिफरेंस है ना, जो गैप है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस ले लेना है और उस डिफरेंस की एवरेज निकाल देनी है। व्हाट डू वी हैव टू डू, हमें डिफरेंस ले लेना है और उस डिफरेंस की क्या कर देनी है, एवरेज निकाल देनी। हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस ले लेना है और उस डिफरेंस की एवरेज ले लेनी। अगर माइनस में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली रिजल्ट है वो आपका सिर्फ एवरेज चाहिए, हमें तो एवरेज चाहिए ना, बस खत्म आंसर। जरूरी थोड़ी, चलो कुछ और ले लेते हैं। देखो जैसे एक साइड पे ए है, एक साइड पे बी है, जैसे मैंने लिख लिया 25, 35, 40, 50, 70, ये लिख लिया। इसको लिख दिया मैंने 50, 65, 20, 20 और 100। अब मैं आपको बोलता हूं कि इसके डिफरेंस की एवरेज निकालो या एवरेज का डिफरेंस निकालो। एक तरीका तो वही है, दूसरा आप राइट साइड पे ये जो बढ़ रहे हैं उसको प्लस में लिख दो, जो माइनस हो रहे हैं उसको माइनस में लिख दो। देखो 25 और 50 के बीच का गैप कितना है, +25, 35 और 65 के बीच का +30, 40 और 20 -20, 50 और 20 -30, 70 और 100 +30। देखो ये 30 के साथ कैंसिल हो गया, ये 20 कैंसिल हो गया, इसके पास 5 बच गया, 30 और 5 35 बच गए, 1 2 3 4 5 बटे 5 = 7। ऐसे बस इतना ही करना है, और क्या करना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड दैट यू कैन यूज अगर आपको डिफरेंस की एवरेज या एवरेज का डिफरेंस पूछ लिया। 20 क्यों कैंसिल होगा, अरे मैंने इसमें से कैंसिल कर दिया ना। अब यार अब यहाँ तो इनको 50 -50 के थे, 60 और +85 के थे, ऐसे मान लो। अरे यार प्लस का 30 था, माइनस का 30 था, तो कैंसिल हो गया। अगर आपको कैंसिल करना नहीं आता तो माइनस वालों को अलग से ले लो, इनको अलग से ले लो और बाकी वालों को अलग से ले लो, कोई दिक्कत। जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ले लो, माइनस वालों का टोटल अलग लिख लो, प्लस वालों का अलग लिख लो और उसके हिसाब से निकाल दो फिर, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछा गया है, वैल्यूज किस तरीके की आती है। बस ध्यान में क्या रखना है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़ के चलना है। हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़ के चलना है कि अच्छा यार इस साइड को सब कुछ बढ़ रहा है
कुछ बढ़ रहा है तो प्लस में लिख देंगे और इसी साइड को कुछ कम हो रहा है तो माइनस में लिख देंगे, या फिर आप लेफ्ट साइड को भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड को भी ले सकते हो, वो भी आंसर सेम आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम काफी सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तीसरा आता है आपका रेशो। रेशो में हम क्या करते हैं, रेशो में आप लोगों को यूनिटरी मेथड आना चाहिए बस। रेशो में आपको क्या आना चाहिए, रेशो में हमें यूनिटरी मेथड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रेशो में हमें यूनिटरी मेथड आना चाहिए। मतलब आप क्या करोगे बेटा, आप एक यूनिट की वैल्यू को निकालोगे, आप एक यूनिट की वैल्यू को निकालोगे, है ना, आप एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे और उस यूनिट को बेस बना के बाकी सारी वैल्यूज को क्या कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे। अब ये हमने डिटेल में पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। उसके बाद आता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका परसेंटेज। मतलब डीआई का 75% परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप ये मान के चलो कि आपको डीआई आता है, और अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो इसका मतलब आपको डीआई नहीं आता। इसका सीधा सा मतलब ये होता है, अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है, परसेंटेज की प्रॉपर एप्लीकेशन आती है, तो आप बड़ी आसानी से हर तरीके के क्वेश्चन को बना लोगे। बट अगर आपको परसेंटेज ही नहीं आता तो डीआई में बेटा आपको दिक्कत आने वाली है। इस वजह से बी श्योर कि आप परसेंटेज की एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। परसेंटेज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। फ्रैक्शन का टेबल आपको याद होना चाहिए, स्प्लिट वाला मेथड आपको याद होना चाहिए, किस तरीके से 100 नीचे वाले नंबर को 100 मान के हम वैल्यूज के निकालते हैं, सारी चीजें समझ रहे हो ना, जितना अभी तक पढ़ाया है वो आपको टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि अब उसकी एप्लीकेशन आएगी। अब मैं उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा जो पहले वाली क्लासेस में हो चुका है, जो पहले वाली क्लासेस में हो चुका उतनी डिटेल में अब नहीं पढ़ाऊंगा। हम अब सिर्फ उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जब आप डीआई के क्वेश्चंस को करने लगते हो तो कई बुक्स में या कई टीचर्स आपको एक मेथड सिखाते हैं जहां पर परसेंटेज में चेंज होता है। अरे इसी कोर्स की क्लासेस हैं बेटा, इसी कोर्स की परसेंटेज की क्लासेस। परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू इनटू 100। एकदम बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, आपको टीचर ये रटवाते रहते हैं। आप पूरा सेशन इस फॉर्मूले को याद करते रहते हो और जिस दिन अप्लाई करना होता है उस दिन भूल जाते हो। उस दिन भूल जाते हो कि पहले फाइनल वैल्यू थी या इनिशियल वैल्यू थी, नीचे इनिशियल वैल्यू थी या फाइनल वैल्यू थी। और आते हुए क्वेश्चन को भी आप क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि आपको ना सिर्फ ये रटवा दिया जाता है, आपको ना सिर्फ ये रटवा दिया जाता है कि फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, रट्टा मरवाया जाता है, जबकि इसका लॉजिक नहीं बताया जाता आपको कभी। आपको कभी नहीं बताया जाता कि फाइनल वैल्यू क्यों ही पहले लिया जाता है, उसको इनिशियल वैल्यू के साथ ही क्यों डिवाइड किया जाता है, इस चीज के बारे में आपको कभी नहीं बताया जाता। ठीक है जी, इस चीज के बारे में वो आपको कभी नहीं बताते। वो सिर्फ आपको बोल देंगे कि बेटा ये फॉर्मूला मैथ है, मैथ के तो फॉर्मूले ही होते हैं, तो फॉर्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसका लॉजिक सिखाऊंगा। मैं आपको एक भी क्वेश्चन इसके हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता ये, तो मैं जो मुझे चीज नहीं आती वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा।
बट हाँ, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दूंगा कि हमें कौन सी वैल्यू में से कौन सी वैल्यू को माइनस करना है और कौन सी वैल्यू के साथ उसको भाग करना है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सी वैल्यू है उसको किस तरीके से लेंगे, फाइनल वैल्यू किस तरीके से आती है, इनिशियल वैल्यू किस तरीके से आती है, और उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से की जाती है। ठीक है, आप ध्यान से समझना। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से आता है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, कि जो ये वाली वैल्यू है वो इस वैल्यू का कितने परसेंट। सिंपल, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था कि जिस वर्ड के साथ ऑफ या देन लिखा हुआ होता है वो कहां पे चला जाता है, वो मोस्टली डिनोमिनेटर में चला जाता है। एक तो तरीका ये होता है, और दूसरा मैंने जो आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया था वो क्या था कि डिनोमिनेटर में वो चीज आती है जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है वो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर के अंदर आता है। वो हमेशा कहां पे आता है, हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है जी, तो अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, मतलब x को कंपेयर करना है किसके साथ, y के साथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x बटे y इंटू 100। सिर्फ लिख लो, अभी बाद में इसको 100 लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल सिर्फ समझने के लिए लिख लो। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, जो x है वो y का कितने प्रतिशत है। तो आप क्या करोगे, x निकालना है, किसके साथ कंपेयर करना है, y के साथ कंपेयर करना है, तो x बटा y इंटू 100। ठीक है जी, और दूसरा y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। अब यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, x। तो इसका मतलब y डिवाइडेड बाय x इंटू 100। सिंपल। अब इसमें कोई फाइनल इनिशियल वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं था, जो निकालना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल। अब इसके बाद ये पूछा जाता है कि x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, जो x है वो y से कितना कम है। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये पता हो कि x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, x इज व्हाट परसेंट लेस, अगर x लेस है तो मतलब वो y से कम होगा ना, x इज लेस है तो इसका मतलब वो y से कम है। तो y बटे x, और किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, y के साथ, y इंटू 100, y माइनस x ओवर y इंटू 100। ठीक है जी, y माइनस x डिवाइडेड बाय y इंटू 100। और अब ये बोला है कि y x से कितना ज्यादा है, तो यहां पर भी ऊपर तो सेम ही आएगा, क्योंकि देखो x छोटा है तो भी y माइनस एक्स होगा, x y बड़ा है तो भी y माइनस एक्स होगा। तो y माइनस एक्स, बस फर्क क्या आ जाएगा, यहां पर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, x के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, इनटू 100 कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। समझ आ गया। देखो y माइनस एक्स क्यों होगा, अरे भाई y बड़ा है ना, x y से कितना कम है, तभी पता चलेगा ना। अगर y में से उसको माइनस करेंगे, अरे कोई चीज छोटी है तो इसका मतलब दूसरी चीज बड़ी होगी, अगर कोई चीज छोटी है तो इसका मतलब दूसरी चीज बड़ी होगी ना, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। और उसी तरीके से जैसे y ये है, y इज व्हाट परसेंट मोर देन x, y इज व्हाट परसेंट मोर देन x।
क्लियर है? तो हमें सिर्फ ये देखना है, सर मोर देन है तो प्लस भी तो कर सकते हैं। मोर देन का मतलब प्लस कैसे हो जाएगा? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आप लोगों को याद है या नहीं है, मैंने आप x प्लस वाई बटे एक्स। अरे यार मेरे को एक बात बताओ, a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 200 है, तो अगर पूछा जाए कि a b से कितना कम है तो भी 100 आएगा, और b a से कितना ज्यादा है तो भी 100 आएगा, और a और b का गैप कितना है तो भी 100 आएगा। याद है या नहीं? तो इस केस में हमेशा जो गैप होता है वही आएगा, हमेशा जो गैप निकालेगा वो बराबर ही आएगा, जो गैप आता है वो हमेशा बराबर ही आता है। क्लियर है जी? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐड करने बैठ जाओ, क्योंकि हमें तो डिफरेंस ही पूछा गया ना, हमें तो गैप ही पूछा गया, हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज के बीच का जो गैप है उस गैप को ही लेना पड़ेगा। उस गैप को ही लेना पड़ेगा। क्लियर है? x तो 100% तो नहीं होगा ना सर, यहाँ x तो 100% नहीं होगा। अरे मैं वो जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, पहले आप इसको समझ लीजिए ये वैल्यूज कैसे प्लेस हुई हैं, उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल लॉजिक समझ लीजिए, यहाँ पर सिर्फ हमें ये समझना है कि डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी। इस पूरे चार्ट को पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको इतना आइडिया हो जाए कि डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यूज को प्लेस करना है। दैट इज द ओनली आइडिया बिहाइंड दिस, कि डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू रखनी है, वो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी वो इससे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन देखो, दो वैल्यूज हैं, एक x है उसका टोटल 30 है, जो y है उसका टोटल 40 है। तो अब चारों की वैल्यूज निकालिए, चारों का आंसर निकालिए। सेम वही जो पहले चीजें पढ़ाई हैं उन्हीं की बात हो रही है। अब चारों का आंसर निकाल के दीजिए मुझे, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। सोनो इस कोर्स को शुरू से देखो भाई, तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। अब देखो, अगर आप पहले की बात करते हो, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x है वो y का कितने परसेंट है, तो सीधी सी बात है x 30 है और y 40 है, तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, 3/4 सबको मालूम है कितना होता है, 75%। सिंपल। x y का कितने परसेंट है, 75% है। दूसरा, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, अब यहां पर देखो y 40 है और ये 30 है, ये 4/3 है। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि जो एक होता है वो 100% के बराबर होता है, तो एक्चुअली में ये क्या है,
ये 1+1/3 है, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, 1/3 एक्स्ट्रा है, तो 1 का मतलब तो 100% हो गया और 1/3 का मतलब 33% हो गया, तो ये इसका कितने परसेंट हो गया, 133%। ये कितना हो जाएगा, ये 133% हो जाएगा। दिस इज 133%। इज इट क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? देखो जो 4/3 है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये 3+1/3 है, मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3/3 + 1/3। ये तो 1 हो गया, 1 हो गया, तो 1 का मतलब 100% हो गया और 1/3 का मतलब स्टक हो गया था, रुको, ठीक है जी। तो ये 100% हो गया और ये 33% हो गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 133% हो गया, टोटल मिला के 133% हो गया। अब यहां पर देखो x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, तो y 40 है, x 30 है, और कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, y के साथ, तो y कितना है, 4, तो मतलब 10/40 हो जाएगा, या फिर आप 1/4 बोल दो। 1/4 किसके बराबर होता है, 25%। 1/4 किसके बराबर होता है, 25%। सिंपल, 1/4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 25% के बराबर हो जाएगी। 1/4 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 25% के बराबर हो जाएगा। वहीं पर ये पूछा है कि y इज व्हाट परसेंट मोर, अगर y मोर है तो फिर भी 40 - 30 ही आएगा, डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, x, तो नीचे कितना आ जाएगा, 30, तो 10/30 मतलब 1/3। 1/3 किसके बराबर होता है, 33 से ही 1/3। बताइए, अब हमें तुक्का नहीं मारना कि कोई वैल्यू ऊपर वाली बड़ी है तो नीचे छोटी ले लो, नीचे छोटी है तो ऊपर बड़ी ले लो, नहीं, हमें लॉजिकली समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है भाई, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसके बेस पे हमें क्वेश्चन बनाना है। दूसरे वाला तो बेटा डिटेल में बताया यार, देखो 4/3 का मतलब क्या होगा। अब देखो लॉजिकली समझने की कोशिश करो यार, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो मतलब वैल्यू 100% से ज्यादा होती है, तो इसमें से जो 3 है वो तो ऑलरेडी 100 के बराबर ही है भाई, क्योंकि 3 100 के बराबर है, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 1/3, वो 33% के बराबर है, तो दोनों मिला के 133% हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 133% आ जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 133% आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया? चलो, अब लॉजिक समझ में आया। हमेशा नीचे वो वैल्यू आती है जिसके साथ कंपेयर किया जाता है या जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है, कि यार इसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, कि इसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, ये वाली वैल्यू है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। अब ये 4 वैल्यूज हैं, सॉरी 4 टाइप्स हैं, इनको सॉल्व करो। अरे भाई इसी कोर्स में मैथ पढ़ाया हुआ है यार, बोल तो रहा हूँ, इस कोर्स के अंदर ही 3 से 4 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। देखिए आप रिकॉर्डिंग को साथ साथ में शुरू कर सकते हो, रिकॉर्डिंग से थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
देखो अब इसको ध्यान से समझना, x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 60 है। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y? x 50 हो गया और ये 60 हो गया। देखो 5/6 भी ना आप याद ही रख लो 83.33% होता है। अपने फ्रैक्शन के टेबल में ही ऐड कर लो इसको, नहीं तो मैंने आपको निकाल के भी सिखाया था। अगर आप लोगों को याद हो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 1/6 का ये 5 गुना होता है, तो वो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा। अदरवाइज आप 5/6 की वैल्यू वैसे याद रखो कि ये 83.33% होती है। कितनी होती है? 83.33% होती है। दूसरा, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x? अब यहां पर 60/50 है, बिल्कुल पहले जैसी सिचुएशन बन गई 6/5। अब इसमें से जो 5 है वो तो 100% है, और जो बाकी का 1/5 है वो 20% है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 120%। टोटल मिला के कितना हो गया? 120%। तीसरा, x इज व्हाट परसेंट देन y? कितना कम है? 60 - 50 डिवाइडेड बाय y। y की वैल्यू कितनी है? 60। तो 10/60 या फिर 1/6, 16 सही 2/3%, या फिर y इज व्हाट परसेंट मोर? मोर तो फिर भी उतना ही होगा, गैप तो सेम ही रहेगा, बस 60 की जगह पर नीचे क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 10/50 1/5 दैट इज 20%। अब देखो इसमें कोई आपने इनिशियल वैल्यू नहीं देखी, कोई फाइनल वैल्यू नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ उसके पीछे का लॉजिक समझा। आपने उसके पीछे का लॉजिक समझा कि अच्छा यार इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है जी, हमें लॉजिक को पकड़ना है। अगर एक बार लॉजिक समझ में आया तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ 16 से ही 2/3 का मतलब रेट 66% ही होता है ना। 16 से ही 16.66% भी लिख सकते हो। 3 को समझाइए, 3 की ही तो बात कर रहा हूं। 16.66%। सेकंड वाले में 4 को 25, 4 कहां पे है सेकंड वाले में? 5 है, 1/5 है। 1/5 है, 4 नहीं है। 1/5 है बेटा, 1/4 नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस को बनाना। इसी वजह से मैंने बोला था कि ये जो वैल्यू निकालनी सिखाई है ना सर, 3 को अच्छे से क्लियर कर। अरे 3 में क्या है यार, 1/6 की वैल्यू तो आपको पता है ना, ये तो फ्रैक्शन टेबल से ही निकाल के दी हुई है आपको। 1/6 तो सीधा सा 16 से 2/3% या 16.66%, वो तो फ्रैक्शन टेबल से ही आ गया ना, उसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, उसमें तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, वो तो डायरेक्ट 1/6 आ गया और उसका आंसर आप लोगों ने निकाल दिया। नहीं तो फिर वही 1/6 गुणा 100 कर लो। यार 6/5, अब मैं 6/5 है तो इसमें से जो 5 है वो 100% है, तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली में 5/5 प्लस 1/5 है। तो इस 5 + 5 की वैल्यू तो 1 हो गई, और 1 का मतलब 100% हो गया, और ये जो 1/5 है ये 20% हो गया, तो ये 20 इसमें ऐड हो गया, 120% बन गया ये। बहुत बेसिक चीजें हैं ये, तो बहुत ज्यादा बेसिक, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं हद से ज्यादा।
ठीक है, चल अब ये वो वाला फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद करवाया जाता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू इनटू 100। हमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट दिस मेथड, हमें इस मेथड की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लॉजिकली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं, हम लॉजिकली बनाएंगे। कैसे, चलो समझते हैं। जैसे ग्रोथ रेट का मतलब ही परसेंटेज चेंज ही होता है। परसेंटेज चेंज समझ लो ना, कि मतलब अभी इतनी परसेंटेज थी, उसमें इतना चेंज आ गया तो अब वो इतनी हो गई। ठीक है जी, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या हुआ कि अभी इतनी परसेंटेज थी तो अब से वो इतने परसेंट हो गई है, ऐसा कुछ आपको दिखाया जाता है। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप लॉजिकली एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन जैसे ये है, आप इसको ध्यान से समझो। कोई बंदा है वो जनवरी में 5,000 रुपए कमाता था, फरवरी में 3,000 कमा रहा है, मार्च में 7,000 और अप्रैल में 9,000। ठीक है, आपको पूछा है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सैलरी फ्रॉम जन टू अप्रैल। जनवरी से लेके अप्रैल तक उसकी एवरेज में कितने परसेंटेज का चेंज आया। जनवरी से लेके अप्रैल तक जो उसने पैसा कमाया उसमें कितने प्रतिशत का चेंज आया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कैसे होगा, जनवरी में वो 5,000 रुपए कमा रहा था और फिर अप्रैल में वो कितने पैसे कमा रहा है, 9,000। तो पहले देखो चेंज कितना आया, अब 4,000 रुपए वो पहले से ज्यादा कमा रहा है। तो 4,000 को कंपेयर किसके साथ करोगे, 9,000 के साथ की या 5,000 के साथ। ऑब्वियसली बात है भाई 5,000 के साथ ही तो कंपेयर करेंगे, क्योंकि वहां से ही तो चीजें चेंज हुई है ना। तो 4/5 80%। अब आप इसमें ना तो आपको फाइनल वैल्यू ढूंढने की जरूरत पड़ी, ना इनिशियल वैल्यू ढूंढने की जरूरत पड़ी, और ना ही फिर इनिशियल वैल्यू को आपको भाग करने की जरूरत पड़ी। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करके, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करके। अरे भाई गैप नहीं दिया, 5,000 से 9,000 के बीच का गैप 4,000। 5,000 से लेके 9,000 के बीच का जो गैप है वो कितना है आपका, वो 4,000 है। उसी की बात यहां पे हो रही है। अब अगला देखो, ओवर द प्रीवियस मंथ का मतलब पिछले महीने के साथ कंपेयर करेंगे। ओवर द प्रीवियस मंथ मतलब पिछले महीने के साथ कंपेयर करेंगे। अप्रैल, अप्रैल में क्या चेंज आया, 9,000, मतलब तो मार्च के साथ कंपेयर करेंगे। मार्च में 7,000 रुपए कमाए जा रहे थे और अप्रैल में कितने आ गए, 9,000। तो टोटल चेंज कितना हुआ, 2,000 का।
किसके कंपैरिजन में? 7000। तो 2/7 किसके बराबर होता है? 28.56% के आसपास। मतलब 1/7 का डबल। 1/7 का डबल कितना हो जाएगा? 2/7। 1/7 का डबल क्या हो जाएगा? 2/7। ओके, सिंपल। अब इसमें भी कोई फाइनल वैल्यू नहीं ढूंढी, कोई इनिशियल वैल्यू नहीं ढूंढी, सिंपल जो क्वेश्चन ने पूछा उस क्वेश्चन को बेस बनाया, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमने आंसर निकाल दिया जो हमने स्टार्टिंग में समझा था। यस और नो? जो चीज हम स्टार्टिंग में समझ के आए थे सेम टू सेम वही चीज फॉलो हो रही है। 2/7। अरे भाई 3 जीरो कैंसिल हो गई ना, तो वैल्यू 2/7 रह गई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सैलरी इन फेब? अब एक ही महीने की बात हो रही है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ फेब में। तो फेब में होने का मतलब इसको इससे पहले वाले महीने के साथ कंपेयर करेंगे। अगर फेब की बात हो रही है तो इसका मतलब हम इसको इससे पहले वाले महीने के साथ कंपेयर करेंगे। कौन से महीने के साथ? जनवरी के साथ। तो जनवरी में आप कितने पैसे कमा रहे थे? 5000। फेब में कितने हो गए? 3000। तो यहां पर गैप कितना आया? 2000 का। अब 2000 को किसके साथ कंपेयर करेंगे? 5000 के साथ। क्यों? क्योंकि अभी अगर बढ़ी है चाहे कम हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो परसेंटेज चेंज का मतलब इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, इस बात को याद रखिए। परसेंटेज चेंज का मतलब इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, तो इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5000 के बराबर हो जाएगा। मतलब 2/5 40%। 2/5 किसके बराबर होता है? 40% के बराबर होता है। 2/5 किसके बराबर होता है? 40% के बराबर होता है। क्लियर? 5000 नीचे क्यों? तो भाई 5000 के साथ ही तो कंपेयर किया जा रहा है ना। अब 3000 हो गई है, पहले 5000 थी, तो चेंज कहां से शुरू हुआ था? 5000 से ही तो हुआ, चाहे बढ़ा चाहे कम हुआ। जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है, वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन निकालो। बेटा कुछ नहीं दिया तो प्रीवियस वाले के साथ कंपेयर करें। हर मंथ का नहीं निकालेंगे, ओवर द मंथ का मतलब हुआ सारे महीनों में कितना चेंज हुआ। सारे महीनों का मतलब शुरू से लेके एंड तक की बात हो रही है। ओवर द मंथ का मतलब क्या हुआ कि शुरू कहां से किया था और एंड में कहां पर पहुंच गए। ओवर द मंथ का मतलब क्या हुआ कि शुरू कहां से किया था और एंड में कहां पर पहुंच गए। फर्स्ट एंड लास्ट। अब ये पहले वाले क्वेश्चन की बात होगी, 5000 से लेके 9000 की बात हो रही है। मतलब शुरू कहां से किया था? 5000 पे, और अप्रैल में कहां पर पहुंच गए? 9000। तो मतलब जो शुरू का था वो 5000 था, अब 9000 हो गया। मतलब 9000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 5000,
तो मतलब 4000 भाग 5000, तो 4/5, दैट मीन्स 80%। 80% हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अब ये एक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। इसी तरीके, ये तो चलो छोटा सा टेबल लिया था मैंने, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को पूछे जाते हैं, जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आते हैं, और आपने वो सारे क्वेश्चंस क्या करने होते हैं, बनाने होते हैं। 2/7, अरे यार 2/7 को क्या सॉल्व करना है, 1/7 गुणा 2 कर दिया, ये 14 सही 2/7 था, इसको 2 के साथ गुणा कर दो बस। अब ये तो पिछली क्लासेस में करवा रखा है ना सारा। अब पिछली क्लासेस को अगर आपने अच्छे से देखा है फिर आपको आना चाहिए, और अगर आपने पिछली क्लासेस को देखा नहीं तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। राइट, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो सबसे सिंपल तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब एक ना क्वेश्चन होता है, उसको हम टू वे टेबल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टू वे टेबल बोल देते हैं। टू वे टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें आपको हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल भी कुछ वैल्यूज दी रहती हैं, और आपको क्वेश्चन दोनों के बेसिस पे पूछा जा सकता है। आपको हॉरिजॉन्टली भी क्वेश्चन बन सकता है और वर्टिकली भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भी आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन आए, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों साइड का टोटल लगा लेना है। अगर बहुत बड़ा टेबल है फिर मत लगाना, अगर रीजनेबल सा टेबल है, आपको लगता है कि हाँ हम टेबल में टोटल लगा लेंगे, तो आप लगा सकते हो। कुछ कुछ में नहीं भी लगाएंगे, जहां पर बहुत बड़े टेबल होते हैं वहां नहीं लगाएंगे, बट 90% केसेस में आप टू वे टेबल में टोटल लगा लेते हो, तो आपका जो आंसर होता है वो जल्दी आ जाता है। आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है जी। आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। सर मेरा सब्सक्रिप्शन आया, बट मैंने ऑफर में लिया था 12 महीने पर, 2 मंथ एक्स्ट्रा नहीं, बट सर मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने लिया 24 मार्च 2021 को। तो बेटा अगर उस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा तब मिलेगा ना, अगर उस टाइम पे चल रहा था तो आप मेल कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे थे तो आप मेल कर दीजिए ना। मेल कर दो, वो कर देंगे। आप अपने इनवॉइस का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए साथ में और उनको बता दीजिए, वो कर देंगे। क्लियर है जी? तो हमें देखो यार, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हमारा वो टीम पे डिपेंड करता है, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, इसमें तो हम आपकी कोई हेल्प कर भी नहीं सकते, वो अनअकैडमी के एंड से ही होगा। तो जब भी आप लोगों के सामने टू वे टेबल आएगा, जब भी आपके सामने टू वे टेबल आएगा, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सारी साइड्स का टोटल लगा लेना है। टोटल लगाने में हो सकता है आपको 2 मिनट का टाइम लग जाए, इट इज पॉसिबल, ठीक है जी, पॉसिबल है कि आपको टोटल लगाने में 2 मिनट का टाइम लग जाएगा, बट आप ये मान के चलो कि टोटल लगा लिया आपने, 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि मैंने टोटल ही लगाया, मैंने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, मतलब मेरे 4 नंबर आ चुके हैं, मेरे 4 नंबर आ चुके हैं।
तो हमें सबसे पहले टोटल लगा लेना है, टोटल लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो पहले ना मैं आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूं, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया। नो डाउट अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बट पहले बेसिक चीजों को समझेंगे तो डिफिकल्ट पे पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब ध्यान से समझो एक चीज, जब भी आप लोगों के सामने डीआई का कोई भी टेबल आता है बेटा, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, टेबल को अंडरस्टैंड करना होता है। क्योंकि अगर टेबल ही समझ नहीं आया फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। सिंपल, अगर हमें टेबल ही समझ नहीं आया तो क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पहले हम टेबल को अंडरस्टैंड करें। अगर आपने टेबल को सही तरीके से समझ लिया, अगर आपने टेबल को सही तरीके से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन बनाना काफी आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग टेबल गिव्स परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या बोल रहा है कि यहां पर हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें लोगों के पास अलग अलग लैंग्वेज की नॉलेज है। जैसे कुछ लोग सी प्लस को बोल फॉर्टन। अज्यूमिंग दैट टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज अबाउट प्रोग्रामिंग इज 12 लाख। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 12 लाख लोग काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 12 लाख लोग काम करते हैं, और उन 12 लाख को आगे सी प्लस प्लस 15% को आता है, सी 25% को आता है, कुबोल 12% को आता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले लोग कितने परसेंट हैं, तो 25% है। और अगर पूछा जाए नंबर कितना है, तो इस 12 लाख का 25% निकालोगे। समझ आया, टेबल समझ आया, कितना हो जाएगा 3 लाख। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 12 लाख है और उस 12 लाख को परसेंटेज के टेबल के हिसाब से आगे डिवाइड किया हुआ है। परसेंटेज के हिसाब से क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। टेबल समझ आ गया बच्चे। ओके, तो चलो पहले ट्राई करो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल हैव नॉलेज अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कितने लोग जानते हैं। अरे भाई 25% जानते हैं 12 लाख का। 12 लाख का 25%, 1/4 गुना 12 लाख, 3 लाख। कितनी आसानी से बन गया, कितनी आसानी से बन गया, कुछ भी नहीं करना था, बस 3 लाख हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा। बना या नहीं बना। तो ये टेबल को जो बच्चा जितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेगा, उसके लिए क्वेश्चन को बनाना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगला देखो, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग नॉलेज ऑफ पाइथन, लिस्ट एंड जावा। इन तीनों की एवरेज परसेंटेज के बारे में पूछा है। बताओ। अब नंबर मत निकालने बैठ जाना है, एवरेज की परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है, एवरेज की परसेंटेज। और हमें सॉरी परसेंटेज की एवरेज, परसेंटेज की एवरेज पूछा है। तो पाइथन कितना है, देखो पाइथन कितना है 10%, लिस्प कितना है 10%, और जावा कितना है 15%। तो 35% हो गया, 35 डिवाइडेड बाय 3, 11.7%। 35 को 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 11.7%। 11.7% आ जाएगा, 11.7% आ जाएगा।
अगला रेशो। रेशो में भी नंबर की जरूरत नहीं होती, पहले भी समझाया था। जब हम रेशो की बात करते हैं तो रेशो में नंबर की जरूरत नहीं होती। सी से जावा की रेशो। अब देखो रेशो में ना एक बड़े बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना अपने हिसाब से बोल देते हैं। तो जो चीज पहले पूछी है उसको पहले लिखेंगे, सी को पहले लिखेंगे और जावा को बाद में लिखेंगे। तो सी कितना है 25 और जावा कितना है 15। इसको कैंसिल करो 5 से, 5 और 3। अब कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में 3:5 कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बनाया और फिर गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना। हमें 5:3, 5:3 इस तरीके से हमें क्या करना है, आंसर निकालना। क्लियर हुआ, समझ आया बेटा? क्लियर है? हमें ध्यान से क्या समझना है, हमें यह समझना है कि पहले अगर यहां पे जावा प्लस सी लिखा होता, जावा पहले होता सी बाद में होता, तो ये 3:5 आ जाता। हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और जल्दबाजी में ये नहीं देखते कि 3:5 आया या 5:3 आया, और फटाफट से हम आंसर निकाल के रख देते हैं कि यही होगा भाई। ये वो चीजें होती हैं जो आने 5-3 कैसे, अरे भाई कैंसिल कर दिया यार 25 और 15 को 5 से, तो 5 और 3 होता या फिर 3 और 5 होता, ये क्वेश्चन के हिसाब से बताना है आपको। क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, और ये भी ध्यान देना है कि इसमें सही से लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन सही से लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके हिसाब से 5:3 हमारा सही आंसर होना चाहिए। हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, 5:3। चलो अगला बनाओ। अब यहां पर एक चीज जो आप लोगों ने ध्यान से समझनी है वो सुनो। देखो उसने बोला कि जो सी वाले हैं और कोबोल वाले हैं, इनका डिफरेंस बताओ। अब एक बात समझ लो कि अगर आप 12 लाख गुणा 25% निकाल रहे हो, फिर से 12 लाख का कोबोल का कितना है 12% निकाल रहे हो, और फिर गैप ले रहे हो, तो आप क्या हो, जो भी हो आप, फिर कुछ हो जो कि आप नहीं बनना चाहते। हमें पता है कि चाहे 25% निकालें चाहे 12% निकाले, दोनों ही किसका निकालना है, 12 लाख का ही निकालना है। तो सीधा 13% ले लो ना, गैप ही तो पूछा है, 13% निकाल लो। किसका, 12 लाख का। 12 दिया 156, 1,56,000। कितना टाइम लगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हमें देखो ये ना चीजें होती बहुत आसान है, बस हमें पता नहीं होता। होती आसान है, हमें पता नहीं होता। एक बार पता चल गया तो क्वेश्चन बनाने में क्या दिक्कत आएगी, कुछ भी नहीं। आसान होती है मगर बनाने में दिक्कत आ जाती है। तो अगर सीख लेंगे तो बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो सीख रहे हैं तो बना भी लेंगे, है ना। लास्ट देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया, सेम वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया जो अभी सिखाया। अब फिर से वही गलती मत करना, क्योंकि टोटल पूछा गया है सी का, जावा का और कोबोल का। सी का कितना है 25%, जावा का कितना है 15% और कोबोल का कितना है 12%। तो टोटल कितना हुआ 52%। अब एक बात देखो, 12 लाख है, 12 लाख का 50% 6 लाख होता है, एक ही वैल्यू है जो 6 लाख से ज्यादा है, तो आंसर सीधा ही आ जाएगा। या फिर वही निकालो 50% प्लस 2%, ऐसे निकाल लो। 50% कितना होता है 6 लाख, 2% कितना हो जाएगा 24,000, तो 6,24,000 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। अब ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये मत बोला कि सर ये तो सिंपल था। सिंपल मैंने इस वजह से लिया क्योंकि पहली क्लास है, आज ही आपको डबल टेबल वाले करवाने शुरू कर दिए तो आपको समझ नहीं आएगा। तो हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, पहले बिल्कुल बेसिक वाले करेंगे, 2 वे वाले करेंगे, परसेंटेज वाले करेंगे, फिर उसके बाद जो 2 टेबल आते हैं वो वाले करेंगे, फ्रैक्शन वाला जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर है वो वाले करेंगे, एक मार्क्स वाले पूछे जाते हैं वो करेंगे। तो धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे, ठीक है जी। धीरे धीरे लेवल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर हम पहले ही डिफिकल्ट चीजों को करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। लास्ट वन कुछ भी नहीं था इसमें तो बेटा, इसमें तो 52% निकालना था बस 12 लाख का। अरे यार 12 लाख, 1 2 3 4 5, इसका 13% निकालना था। 10% कितना हो गया 12 लाख, सॉरी 1,20,000 और 3% कितना हो गया 36,000, तो 1,56,000 हो गया। अब ये चीजें पहले भी सिखाई हुई हैं आपको कि अगर पूरी परसेंटेज नहीं निकलती तो फिर आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। 13%, हाँ तो डिफरेंस ही तो पूछा था ना, डिफरेंस ही तो पूछा था, तो डिफरेंस निकाल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, अरे इसमें तो बेटा परसेंटेज थी, बस उस परसेंटेज की एवरेज पूछी, तो परसेंटेज का टोटल लगाया 35 आया, 35 को 3 से भाग कर दिया, एवरेज आ गई। परसेंटेज की एवरेज पूछ ली थी ये तो बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं था अलग से। डायरेक्ट परसेंटेज की ही एवरेज निकाल दी, कुछ भी नहीं था इसमें करने के लिए, बड़ी आसानी से बनाया जा सकता था इस क्वेश्चन। समझ आया? अच्छा पहले बताओ ये समझ आया सब बच्चों को? ये जो मैंने DI के बेसिक्स करवाए हैं ये आप लोगों को समझ आए या नहीं है? अब पहले मैंने सोचा था मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, बट मुझे लगता है कि आज नहीं करवाने चाहिए, आपकी पहली क्लास है तो आपको ट्राई करने चाहिए। तो मैं ना इस PDF को ना आप डाउनलोड कर लीजिएगा,
इसमें ना एक ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैंने सिंपल ही रखे हुए हैं, सिर्फ 2 वे वाले रखे हुए हैं बेटा, ताकि क्योंकि अगर मैं ही सारे करवा दूंगा शुरू से ही तो आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, तो एटलीस्ट पहली क्लास में आप एक बार खुद से ट्राई करिए। एक ये वाला टेबल है, एक ये वाला टेबल है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना। होमवर्क में मैं बता रहा हूं, होमवर्क में ये पहला क्वेश्चन, और प्लीज सब बच्चों ने करके आना है कल से पहले। देखो होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, सब बच्चों ने ट्राई जरूर करना है। अब होते हैं ज्यादा टाइम लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जैसे ही क्लास खत्म होगी 1-1.5 घंटे के बाद क्लास की पीडीएफ आ जाएगी। इसके आंसर, अरे यार आंसर से क्या लेना देना, आंसर से तुम्हें क्या लेना देना, जो तुम्हारा आ रहा है तुम निकाल देना, बस खत्म। कल मैं सॉल्व करवाऊंगा ना ये दोबारा, तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारे कितने आंसर सही आते हैं। ठीक है जी, पहले ये वाला क्वेश्चन है, फिर एक ये वाला, होमवर्क नंबर 2। दूसरा है होमवर्क नंबर 3। 3 पर आफ्टर क्लास पीडीएफ नहीं शो करती, अरे बेटा करती है, क्यों नहीं करती। और ये वाला भी रहने दीजिए, ये आपको समझ नहीं आएगा, ये वाला कर लीजिए, होमवर्क नंबर 4। मतलब इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 करके आने हैं आपने, जो सिर्फ 2 वे वाले हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें जो हमने नहीं किए हैं, इसमें 4 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने करके आने हैं। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, कॉमर्स नेट अचीवर्स। मैं पीडीएफ ही डाल देता हूं यार लोगों, तुम अभी डाउनलोड कर लेना, मैं पीडीएफ ही डाउनलोड अपलोड कर देता हूं लोगों। अपडेट सेक्शन में पीडीएफ ही डाउनलोड कर लो तुम जाके। अभी डाउनलोड कर लेना। हाँ नहीं नहीं, इसी कोर्स की अपडेट सेक्शन में, अरे इसी कोर्स में बेटा अपडेट सेक्शन का ऑप्शन होता है ना, वहां से कर लो। लो जी, अपलोड कर दिया, आपको नोटिफिकेशन भी आ गया होगा। कल सब बच्चों ने 4 क्वेश्चन करके आने हैं, होते हैं नहीं होते अलग बात है, बट सबने ट्राई करना है, क्योंकि कल से पेस अप करेंगे, कल ये वाले करेंगे, और उसके साथ एक और टाइप पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगली क्लास में इनकम एक्सपेंडिचर करवाऊंगा, उसके बाद अगली क्लास में जो हमारे मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसको बनाएंगे, उसके बाद फिर जो 2 टेबल आते हैं वो वाले बनाएंगे, इस तरीके से। होमवर्क सब बच्चों ने करके आना है, क्योंकि देखो डीआई आपको भी पता है कि अगर डीआई की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर पेपर में बनेगा नहीं। ठीक है जी, तो 4 क्वेश्चन आपको दे दिए प्रैक्टिस के लिए, तो इन चारों क्वेश्चन को आप लोगों ने बना के आना है। अरे बेटा टेलीग्राम चैनल है ना, कॉमर्स नेट अचीवर्स, सर्च करो कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी, चलिए सब बच्चों ने क्वेश्चन करके आने हैं। आई होप कि आपको डीआई की पहली क्लास में मजा आया होगा, समझ आया होगा, लॉजिक पता चला होगा। पहली बात की तुक्के वाला या फिर रेक्टिफिकेशन वाला कुछ नहीं था, सिर्फ हमें लॉजिकली चीजों को समझना है, एक एक करके हमें सारी चीजों पे फोकस करते जाना है, और धीरे धीरे अपने आप सब कुछ आपको क्लियर होता जाए। ठीक है, हाँ चल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। कल को 4 क्वेश्चन सब बच्चों ने करके आने हैं, ऑल 4 क्वेश्चंस, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता मैं आपसे। 4 क्वेश्चन मतलब 4, उसमें से 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 1 भी नहीं बनता, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट सब बच्चों ने एटलीस्ट ट्राई करनी है। कल पहले आके मुझे यही पूछना है आपसे।
अगर पांचवा भी आप करना चाहते तो आप पांचवा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पांचवा भी करना चाहते तो आपकी इच्छा है, मैंने आपको 4 बोला है, 5 करना चाहते तो आप 5 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम नहीं देखना, हो सकता है एक क्वेश्चन को बनाने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बना के आना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे बेटा ग्रुप खुद ही सर्च करके ऐड हो जाओ ना, कॉमर्स नेट अचीवर्स सर्च करो, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसके अंदर आप ऐड हो जाइए बस। वो चैनल है, कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम का चैनल है, उसमें आप सेल्फ ही खुद से ही ज्वाइन कर सकते हो। देखो कौन सी यूनिट हो चुकी है कौन सी नहीं है, उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी। ऐसा तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, आपको मेरी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी। प्रोफाइल में जाइए, वहां से जाके आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी यूनिट हो चुकी हैं, कौन कौन सी आने वाली हैं, सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। चल सर 2 वे एक बार प्लीज बता। बेटा इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना यार, 2 वे का मतलब दोनों साइड, जैसे ये 2 वे टेबल है, अब आपको इस साइड को भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस साइड को भी पूछा जा सकता है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।